हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है क्लास 12th के लिए हमने जो बुक रीडिंग थी वो तो कंप्लीट करा दी थी, लेकिन समरी बतानी हमारी रह रही है। तो आज हम सबसे पहले उसकी समरी बताने जा रहे हैं। तो आज हम लेते हैं पैनोरमा बुक जो है हमारी, उसका फर्स्ट चैप्टर। पैनोरमा बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द टाइगर किंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द टाइगर किंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें जो राइटर हैं, यानी इस चैप्टर को जो लिखने वाले हैं वो हैं काल्की। इन्होंने इस चैप्टर को इतने सुंदर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि इसे पढ़ने में जितना आपको इंटरेस्ट आता है उतना ही ये समझ में भी बहुत अच्छा आता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम उसकी समरी बताना आपको शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि एक छोटा बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम, मतलब ये जो टाइगर किंग नाम है, ये एक छोटे से बच्चे का नाम रखा गया। ये टाइगर किंग नाम उसका क्यों रखा गया? जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके बहुत सारे नाम थे, जैसे जंग, जिलानी बहादुर और ACKD, बहुत सारे नाम थे। उन नामों का शॉर्ट रूप मानकर इन्होंने इसका नाम जो है द टाइगर किंग रखा। अब बात ये आती है कि टाइगर किंग रखने के पीछे, इसका नाम टाइगर किंग रखने के पीछे आखिर क्या उद्देश्य था? इसका नाम टाइगर किंग ही क्यों रखा गया? किसी भी बच्चे का नाम टाइगर किंग एक तरह से एक एनिमल का नेम हो गया ये, तो ऐसा क्यों रखा गया उसका नाम? इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि जब इस बच्चे ने जन्म लिया था उस समय कुछ एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष यानी भविष्य ज्ञाता। तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी, ये भविष्यवाणी की थी कि ये जो बच्चा है ये एक दिन मारा जाएगा। अब सभी ने जब इस बात को सुना तो कुछ देर के लिए उन्होंने सरप्राइज भी किया कि इसमें क्या मतलब आश्चर्य की बात है कि ये एक दिन मारा जाएगा, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है वो तो निश्चित रूप से एक दिन जाएगा, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी। लेकिन वो जो एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रेडिक्शन की थी उसका अर्थ कुछ अलग था। वो प्रेडिक्शन क्या थी, क्या अर्थ निकलता था उसका, तो वो हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, हम आपको बहुत ही अच्छी इसके बारे में जानकारी देंगे। और आपको इस वीडियो में जब आप देखेंगे, इसकी समरी को सुनेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और ये जो चैप्टर है ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये बच्चा जन्म लेता है, इसका नाम टाइगर किंग रख दिया जाता है। अब जब टाइगर किंग उसका नाम रख दिया जाता है तो बात ये होती है कि एस्ट्रोलॉजर एक प्रेडिक्शन करता है कि ये बच्चा एक दिन मारा जाएगा। फिर क्या होता है, ये बच्चा जब 10 दिन का होता है तो एक चमत्कार होता है, मर्सल टुक प्लेस इन प्रतिबंधपुरम। तो ये जो राजा होता है द टाइगर किंग, यानी ये छोटा सा बच्चा जो होता है ये प्रतिबंधपुरम नाम के राज्य का राजा बनता है। अब क्या होता है, एक मर्सल होता है, यानी एक चमत्कार होता है कि जब ये बच्चा मात्र 10 दिन का होता है तो 10 दिन में ही ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और बातें भी इसके मुंह से बिल्कुल क्लियर निकलती हैं। तो ये बच्चा जब सबकी बातें सुनता रहता है, एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन को ये सुनता है, तो ये कहता है, अरे प्रोफेट्स का मतलब होता है सम्राट, अरे ओहो वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान सम्राटों, ये तुम क्या कह रहे हो? इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि आपने कहा कि ये बच्चा एक दिन मारा जाएगा? अरे इस दुनिया में जो आया है वो तो हमेशा ही मारा जाता है या मर जाता है। जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को भी प्राप्त करेगा, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? तो वो बात वहीं पर रह जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो इस बच्चे का जो लालन पालन है वो भी एक विशेष स्थिति में कराया जाता है। इस बच्चे को मात्र जो इंग्लिश की चीज़ें होती हैं वो ही सब काम, इसका अंग्रेजी में ही सारा काम होता है। यानी जैसे इसका जो भी लालन पालन किया जाता है वो एक अंग्रेजी धाय, यानी अंग्रेज धाय जो होती है उसके द्वारा ही किया जाता था। और इसकी पढ़ाई भी केवल इंग्लिश का जो ट्यूटर होता था उसी के द्वारा होती थी। ये बच्चा जो है केवल इंग्लिश मूवीज़ ही देखता था। और इतना ही नहीं, इस बच्चे को जो दूध पिलाया जाता था वो भी एक विदेशी गाय का ही दूध होता था। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसका लालन पालन हुआ। लालन पालन होने के बाद ये बच्चा धीरे धीरे बढ़ता रहता है।
फिर क्या होता है कि यह जब 20 वर्ष का हो जाता है उसके बाद इसको इसके पिता की गद्दी पर बिठाया जाता है। फिर ये जो एस्ट्रोलॉजर ने जो बात कही थी वो सबके दिमाग में वो ही बात चलती रहती है कि ये हमारा राजा कैसे टिक पाएगा, क्योंकि इसकी तो एक दिन मृत्यु होगी। अब ये बात राजा के कानों तक पहुंच जाती है, यानी टाइगर किंग के कानों तक पहुंच जाती है। टाइगर किंग क्या करते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर को अपने पास बुलाते हैं। एस्ट्रोलॉजर से वो कहते हैं कि आपने ये भविष्यवाणी की थी कि मैं एक दिन मारा जाऊंगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो इस दुनिया में जन्म लेता है वो तो मरता ही है, तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन आपकी इस भविष्यवाणी का कोई सेंस तो निकलना चाहिए, आखिर इसमें सत्यता क्या है। तो फिर जो एस्ट्रोलॉजर होता है, ज्योतिष होता है, वो कहता है कि महाराज आप जो हैं किसी टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे। फिर ये बात करते करते जो टाइगर किंग है, अगर तुम्हारी यही बात है तो मैं देखता हूँ टाइगर मुझे कैसे मारता है। तो उसी दिन से जो राजा है वो ये घोषणा कर देते हैं कि अब मैं जब तक अपने इस आरोप को सिद्ध नहीं कर देता हूँ तब तक मैं राज्य भार में कोई देख रेख नहीं करूँगा। तो वो क्या करता है, वो शिकार पर निकल जाता है और एक टाइगर का शिकार कर लेता है। और जैसे ही वो शिकार करता है उस टाइगर का, तभी वो उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है और कहता है देखो आप तो कह रहे थे मेरी टाइगर के द्वारा मृत्यु होगी, लेकिन देखो मैंने ही टाइगर को मार दिया। फिर वो एस्ट्रोलॉजर कहता है महाराज अभी आप 99 टाइगर्स को इसी तरह से मार देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको 99 टाइगर्स मारने में। लेकिन फिर वो रुक जाता है। तो फिर राजा कहते हैं लेकिन क्या? तो वो कहता है लेकिन महाराज जब आप 100th यानी कि 100वां टाइगर मारोगे तो आपको उससे बड़ा खतरा रहेगा, यानी 100वें टाइगर से आपको बहुत खतरा हो जाएगा। तो फिर जो टाइगर किंग होता है वह कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी ये प्रेडिक्शन स्वीकार करता हूँ। अब क्या होता है कि जो टाइगर किंग होता है वो धीरे धीरे करके लगभग 70 टाइगर मार देता है। 70 टाइगर मारने के बाद उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उस राज्य में टाइगर जो थे वो समाप्त हो जाते हैं। और ये तो तब होता है जब राजा अकेला ही उन टाइगर्स को मारता है। और एक बार जो ब्रिटिश अधिकारी है वो भी आता है, उसको भी एक ब्रिटिश अधिकारी और होता है जो आता है वहाँ पे टाइगर मारने के लिए। लेकिन राजा ने ये घोषणा पहले ही कर दी थी कि कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी टाइगर की तरफ एक पत्थर तक नहीं फेंकेगा। अगर उसने गोली मारना तो दूर, अगर एक पत्थर भी फेंक दिया तो उसकी संपत्ति से उसको हाथ धोना पड़ जाएगा, राज्य के द्वारा उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो एक ब्रिटिश अधिकारी आता है इस बीच में, वो परमिशन भी लेता है। उसको बड़ा शौक था टाइगर हंट करने का, लेकिन जब उसको परमिशन लेता है तो उसकी परमिशन रद्द कर दी जाती है और वह कहता है कि मुझे यहाँ पे हंट करना है टाइगर्स का। लेकिन जो राजा होता है यानी टाइगर किंग होता है वो उसकी परमिशन को रद्द कर देता है और राजा कहता है कि तुम टाइगर के अलावा यहाँ किसी भी चीज़ का हंट कर सकते हो, चाहे सुअर का कर लो, चाहे माउस का कर लो, चाहे मॉस्किटोज का कर लो, लेकिन टाइगर हंट पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होता है, उस ब्रिटिश अधिकारी को बड़ा बुरा लगता है और वह नाराज हो जाता है और वह राज्य में मतलब राजा की जो राजगद्दी थी उस पर उसकी नज़र जाने लगती है। अब इससे क्या होता है कि जो राजा होता है उसको भी अपनी राजगद्दी की चिंता हो जाती है। तो वो ये सोचता है कि अब क्या किया जाए। वो अपने मंत्री को बुलाता है, दीवान को, और उससे विचार विमर्श करता है। तो मंत्री उसे बताता है कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इनकी पत्नी के पास कुछ लालच देकर इनको मनवा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बाहर से, विदेश से 50 रिंग मंगवाते हैं, डायमंड रिंग, जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं, और रानी के पास उनको भेज देते हैं और कहते हैं कि आपको जो इनमें से पसंद आए उनमें से 2-3 रिंग आप पसंद कर लीजिए और बाकी को वापस भेज दीजिए। रानी बड़ी खुश होती है। जो विदेशी ब्रिटिश अधिकारी होता है उसकी जो पत्नी होती है वो बड़ी खुश होती है उन अंगूठियों को देखकर और स्वीकार कर लेती है। इसके बाद क्या होता है कि वो लगभग 3 लाख की अंगूठियाँ थी, तो 3 लाख राजा जो है वो उस ज्वेलर के पास भिजवा देता है। अब राजा को राजगद्दी की कोई चिंता नहीं थी। अब उसके सामने था टारगेट 100 टाइगर मारने का।
अब उसने 70 टाइगर तो लगभग मार ही दिए थे अपने राज्य में। अब उस राज्य में यानी प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की कमी हो गई। तो अब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, अभी तो 30 टाइगर मारने और बाकी हैं। तो वो एक दीवान को बुलाकर एक प्लान बनाते हैं। दीवान और उन दोनों ने जब आपसी बातचीत की तो वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्यों ना मैं किसी अन्य राज्य की लड़की से शादी कर लेता हूँ, तो उस राज्य में मेरा ससुराल बन जाएगा और उस ससुराल में जितने भी बाघ होंगे मैं उनको मार दूंगा। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ऐसी लड़की कहाँ मिले जिसके राज्य में इतने सारे बाघ हों। तो वो ये काम दीवान को देता है। दीवान से कहता है कि आप जल्दी से जल्दी शाही परिवार की एक लड़की ऐसी ढूंढिए जिसके राज्य में खूब सारे बाघ हों। तो मंत्री जो है वो ऐसी ही लड़की ढूंढ लेता है और उसके राज्य में काफ़ी सारे बाघ भी होते हैं। उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद राजा जब कभी भी अपने ससुराल जाता तो वहाँ पे लगभग 3 या 4 बाघ मार के ही आता। इस प्रकार से चलते चलते उसने लगभग 99 टाइगर्स की मौत कर दी, उनको मार दिया। अब बात आती है केवल एक टाइगर की। अब उसके ससुराल में भी टाइगर कम पड़ गए, यानी कि एक टाइगर कहीं भी मिलना मुश्किल था। अब उसे पता चला कि पहाड़ी के पीछे कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा प्राणी है या कोई जीव है जो वहाँ की भेड़ों को निरंतर खाता जा रहा है। तो उसे पता चलता है कि ये कोई मतलब नरभक्षी या तो किसी व्यक्ति का काम है या फिर कोई जानवर है। तो वो सोचता है कि निश्चित रूप से वहाँ पे कोई टाइगर है। तो वो वहाँ पे जाता है, लेकिन उसे कोई टाइगर वहाँ नहीं मिलता है। अब उसकी दिन प्रतिदिन, दिन और रात यही चिंता रहती कि एक टाइगर को कैसे मारा जाए। तो उसने अपनी जनता के जो कर थे वो दुगने तिगने बढ़ा दिए और सबको ये अल्टीमेटम दे दिया कि जब तक तुम एक टाइगर और नहीं ढूंढ लोगे तब तक तुमको जॉब नहीं मिलेगा। अब सभी चिंतित रहने लगे। अब दीवान को बुलाकर भी उसने ये कह दिया कि तुम्हारी जो पोस्ट है वो भी खतरे में है, ध्यान रखना जब तक तुम एक और टाइगर की व्यवस्था नहीं कर देते हो। अब क्या होता है, दीवान जब अपने घर जा रहा होता है तो उसके दिमाग में अचानक बात आती है कि क्यों ना मेरे घर में जो टाइगर है जिसे मैंने छिपा रखा है, जिसे मैं मद्रास के एक पीपल पार्क से लेकर आया था, क्यों ना मैं उसे ही राजा के सामने लाकर खड़ा कर दूं। तो वो क्या करता है, रातों रात अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस टाइगर को अपनी गाड़ी में बिठाकर और जंगल में छोड़ देता है जहाँ पे राजा रह रहा था। राजा सुबह होते ही राजा उस शेर को देखता है और तुरंत उस पर गोली चला देता है और जो शेर था यानी बाघ था वह ढेर होकर वहीं गिर जाता है। राजा सोचता है कि बाघ मर चुका है और राजा अपने सिपाहियों से कहकर चला जाता है महल में कि इसे पूरे विधि विधान के साथ महल तक लाया जाए, इसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। राजा अपनी कार में बैठकर अपने महल में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके जो सिपाही होते हैं उस बाघ को नज़दीक से देखने के लिए जाते हैं कि देखते हैं ये बाघ कैसे मरा या अभी मतलब पूरी तरह मूर्छित हुआ है। तो वो सिपाही जैसे ही उस बाघ को देखते हैं, उन्होंने देखा कि अभी तो वो है अपनी आंखों को घुमा घुमा के उनकी तरफ देख रहा था। सिपाही तुरंत समझ गए कि ये बाघ अभी मरा नहीं है, लेकिन वो डरते थे कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया कि उनका निशाना चूक गया है तो वो हमारे जॉब ख़त्म कर देंगे, यानी हमको नौकरी से निकाल देंगे। तो उनमें से एक सिपाही क्या करता है कि उस पर गोली चला देता है और उसे तुरंत मार देता है और फिर उसे पूरे विधि विधान के साथ महल में ले जाते हैं। लेकिन जो राजा की बात थी कि राजा 100वां टाइगर मारेगा, राजा के द्वारा वो टाइगर नहीं मरा था क्योंकि उसके निशाना चूक गया था और वो मूर्छित होकर गिर गया था। अब क्या होता है कि पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और राजा ये समझता है कि मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया है। और वहाँ पे जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है वहाँ पे एक उसकी याद में समाधि भी बना दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि राजा इतने सालों से अपने शिकार के कार्य में व्यस्त था तो वह अपने बच्चों पर और अपने बच्चे पर और अपने राज्य पर ध्यान नहीं दे पाया था। लेकिन जब उसका शिकार का काम कंप्लीट हो गया तो अब उसके बेटे का एक तीसरा जन्मदिन मनाया जा रहा था जिस पर राजा ने पूरा ध्यान दिया। वह सोच रहा था कि अब की बार मैं अपने बेटे का जन्मदिन बहुत अच्छी तरह से मनाऊंगा। तो वो क्या करता है, प्रतिबंधपुरम के जो शॉपिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर जाता है कि अपने बेटे के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊँ। वो काफ़ी शॉपिंग सेंटर पर घूमता है मगर उसे कहीं पर भी कोई गिफ्ट नहीं मिलता। अंत में वो एक छोटी सी टॉयज़ की शॉप पर जाता है जहाँ पर उसे एक टाइगर दिखाई देता है जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है।
अब उस टाइगर को, वो टाइगर देखते ही उसको पसंद आता है और वो सोचता है कि ये मेरे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक ठाक उपहार होगा। तो जो राजा होता है वह उस टाइगर के लिए उस दुकानदार से पूछता है कि बताओ इसकी कीमत क्या है। तो उसकी एक्यूरेट कीमत ना बताकर शॉपकीपर उसकी बनावटी कीमत बताता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर इसकी वास्तविक कीमत मैंने राजा को बताई तो निश्चित रूप से राजा मुझे जो है दंडित करेगा, क्योंकि इसकी वास्तविक कीमत तो बहुत कम है। तो वो क्या करता है, उसकी कीमत बढ़ाकर बताता है और कहता है, श्रीमान महाराज यह 300 रुपये का है, लेकिन यह आपके बेटे के लिए बहुत ही अच्छा उपहार होगा। लेकिन उस टाइगर में, यानी उस वुड टाइगर में एक कमी थी कि उसको जिसने भी बनाया था वो कोई कुशल कारीगर नहीं था, क्योंकि उसमें छोटी छोटी लकड़ी की चरपटें निकली हुई थी जो किसी के भी हाथ में चुभकर उसको नुकसान पहुंचा सकती थी। अब राजा प्रसन्न होता हुआ उसको ले जाता है और ले जाकर अपने बेटे के साथ खेलने लग जाता है। क्या होता है कि उस टाइगर की एक चरपट निकलकर उसके हाथ में चुभ जाती है, यानी दाएं हाथ में चुभ जाती है। दाएं हाथ में चुभने के बाद राजा क्या करता है, उसे बाएं हाथ से निकाल देता है। निकालने के बाद फिर खेलने लग जाता है, लेकिन 2-3 दिन में वो घाव बहुत तेज फैल जाता है, पूरे हाथ पर फैल जाता है। पूरे हाथ पर फैलने के बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और बाहर से सर्जन बुलाए जाते हैं। सर्जन उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन तो सफल हो जाता है, किंतु राजा मर जाता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि देखिए हमारा ऑपरेशन सफल हो गया और राजा मर गया। यानी एस्ट्रोलॉजर की जो बात थी वो बिल्कुल ठीक निकली। अंत में राजा का देहांत हुआ एक टाइगर के हाथों ही। बात ये नहीं थी कि टाइगर जिंदा था या मरा हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु हुई एक टाइगर के हाथ ही। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको ये चैप्टर अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और साथ ही में बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर की समरी कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।